शब्बीर ने पाकपतन में एक ऐसी लड़की को देखा है जो शादी न होने की वजह से अपने घर वालों के लिए बोझ समझी जा रही थी, लेकिन एक दिन इस लड़की की तकदीर बदल गई। रानी आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि इस दौरान उसकी भाभी अलगनी पर कपड़े डालते वक्त उसे नफरत और हिकारत से देखते हुए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। रानी को एहसास हो गया था कि उसकी भाभी उसी को बुरा भला कह रही थी। रानी ने झाड़ू रोक ली और पलटकर भाभी को मुखातिब कर लिया। एक पता नहीं झाड़ू देख के अपने आप को क्या समझती है, जैसे सारा काम ये कर लियो। तुम कब जाएगी यहाँ से? क्या हो गया है भाभी? सुबह सुबह किस पर गुस्सा निकाल रही? मेरी क्या मिजान, मैं किसी पे गुस्सा करूं? नौकरानी जो तुम लोगों की। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? क्या भाईजान से झगड़ा हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। तुम कौन होती फिक्र करने वाली? तुमसे तो कुछ पूछना भी अजाब है, हर बात का बतंगड़ बना देती हो तुम फौरन। यहाँ तो किसी का दिमाग ही नहीं मिलता है, जिसको देखो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता रहता है। क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में क्यों आएगा? तुम ना बस ये समझो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। क्या मतलब? जो रिश्ता आता है उसमें 1000 नुक्स निकाल के तुम यहाँ से भेज देती हो। शहजादा ढूंढे तुम्हारे लिए कहीं से। देखो भाभी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी यहाँ। और ये मेरे अब्बा का घर हो, अब्बा के घर पे हो, हर वक्त तो हमारे सर पे बोझ बनी रहती हो तुम। और तुम्हारे अब्बा हर वक्त अपनी बीवी के कदमों में पड़े रहते हैं। भाभी जरा बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो। मेरा ना मुंह ना लगो तुम। आई बड़ी। रानी की भाभी कपड़े अलगनी पर डालकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई और रानी उसका मुंह देखती रह गई। रानी पाकपतन के इलाके कबूला की रिहायशी थी। बाप ने दूसरी शादी कर रखी थी और रानी की भाभी अपनी नन से छुटकारा हासिल करने के लिए उसका निकाह इलाके के एक बूढ़े शख्स से कराना चाहती थी। रानी के इनकार के बाद रानी और उसकी नन के ताल्लुकात में तलखी आ गई थी और रानी अब अक्सर उदास भी रहने लगी थी। घर के सब लोग गहरी नींद सो चुके थे। रानी अपने आंगन में टहल रही थी। दूर से किसी बांसुरी की धुन उभर रही थी। रानी के कानों में बांसुरी की धुन पड़ी तो उसकी आंखें छलक उठी। उसे ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा थी। पलट कर देखा तो फोन चारपाई पर पड़ा हुआ था। रानी बोझल कदमों से पलंग तक गई और उसने फोन उठा लिया। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं उमर फारूक बात कर रहा हूँ रहीम खान से। आपको किससे बात करनी है? नईम से बात करनी है मैंने। ये किसी नईम का नंबर नहीं है। अच्छा जी, माफ कीजिएगा। रॉन्ग नंबर। रानी ने फोन बंद कर दिया। अभी वो छत की मुंडेर की तरफ बढ़ी ही थी कि फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। हेलो, कौन? जी मैं उमर फारूक बात कर रहा हूँ रहीम खान से। मैंने नईम साहब से बात करनी है। मैंने अभी तो आपको बताया किसी नईम का नंबर नहीं है। हैरत है, वैसे नंबर तो यही है। आप कौन? आपको मेरे नाम से क्या? मैं कोई भी हूँ। बात तो सुने। रानी के लिए खुशगवार हवा का झोंका साबित हुई थी। उमर फारूक नामी शख्स ने रानी के दिल में घर कर लिया था और नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि वो रानी से शादी करने पर भी राजी हो गया था। आप भी देखिए। एक दिन रानी की भाभी ने उसे शादी न करने और घर पर बोझ बने रहने का ताना दिया तो रानी भी फट पड़ी। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? शादी करनी है या नहीं? मुझे शादी नहीं करनी, और कम से कम उस बूढ़े से बिल्कुल नहीं जिसका रिश्ता आप लेकर आएंगी। उस तौबा, अपना दिमाग तो देखो। चंद सालों बाद ना कोई थूकेगा नहीं तुम्हारी शक्ल पे। अभी तो कोई भूला भटका आ ही जाता रिश्ता। भाभी ज्यादा घमंड न करें, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझिए आप? हार में जाओ। इस वाक़े के बाद रानी ने पाकपतन से भागकर रहीम यार खान जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो उमर से आखिरी बार पूछना चाहती थी कि वो उससे शादी करेगा भी या नहीं। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रानी फोन पर उमर से बात कर रही थी और उमर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। देखो उमर, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मुझे ऐसा क्यों समझती हो तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरा कोई नहीं है वहाँ आगे पीछे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं रास्ते में ही रुल जाऊंगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो कल बस पकड़ो और रहीम खान। मैं आ भी जाऊंगी, मजाक नहीं कर रही।
अरे भाई कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? हाँ बोलो। ठीक है, मैं कल ही आती हूँ। हाँ, सामान वामान में रख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चली रे चली रे चली रे, बढ़िया आस लगा के चली। उमर और रानी काफी देर तक बातें करते रहे। इस वाक़े के 2 दिन बाद शब्बीर ने देखा कि रानी बस अड्डे पर मौजूद थी। अड्डे पर खासा रश था। रानी ने बस में सवार होने से पहले उमर को फोन किया और जब उमर ने उसे अच्छी तरह यकीन दिला दिया तो वो बस में सवार हो गई। थोड़ी देर बाद बस रवाना हुई तो रानी को अचानक वसवसों ने घेर लिया। उसे लगा जैसे वो एक बड़ा धोखा खाने जा रही थी। उसे यूं लगा कि बस से उतरते ही उमर उसे धोखे और बहाने से कहीं ले जाएगा और फिर उसकी आबरूरेजी के बाद उसे छोड़कर फरार हो जाएगा। या फिर मुमकिन है कि उमर का ताल्लुक किसी ऐसे गिरोह से हो जो औरतों का कारोबार करता हो। सोचते सोचते अचानक रानी को कपकपी सी लगने लगी। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने फजूल ख्यालात को अपने जहन से झटक दिया और आंखें बंद करके कुछ देर सोने की कोशिश करने लगी। आंख बंद करते ही वो दोबारा खदशात में घिर गई। रानी ने देखा कि उसके पांव में घुंघरू बंधे हुए थे और वो तमाशबीनों के सामने बहालत मजबूरी नाच रही थी और उमर ग्राहकों से नोट वसूल कर रहा था। इस ख्याल ने रानी को झंझोड़ कर रख दिया। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। रानी ने बस की खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो बस किसी होटल पर रुकने के लिए मुड़ रही थी। थोड़ी देर में बस रुकी तो मुसाफिर चाय पानी के लिए होटल पर उतर गए। रानी भी बस से उतर आई। अकेली होने की वजह से लोग उसे अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। रानी का जी चाहा कि वो अपने घर को लौट जाए, मगर अब वो बहुत दूर निकल चुकी थी। रानी ने होटल की एक मेज पर बैठकर उमर को फोन मिला दिया, मगर फोन बंद था। रानी ने घबराहट के आलम में 2-3 बार फोन मिलाया, मगर फोन मुसलसल बंद जा रहा था। अब रानी के हाथों के तोते उड़ गए और उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। इसी परेशानी के आलम में उसने घर लौटने का फैसला कर लिया। सामने से पाकपतन जाने वाली एक मुसाफिर बस होटल पर आकर रुकी तो रानी ड्राइवर के पास पहुंच गई। ड्राइवर बस से उतर चुका था। भाई, पाकपतन जा रहे हैं आप? हाँ, अभी 10 मिनट बाद जाएंगे। अच्छा, बस में जगह है? जगह तो नहीं है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? जी, वो मैं रहीम यार कहाँ जा रही थी। मेरी अम्मा का फोन आया, उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए बस घर वापस जाना है। जगह निकाल लेंगे, 10 मिनट बाद जाएगी गाड़ी। रानी को ड्राइवर से बात करके ऐसा लगा जैसे उसके सर का बोझ उतर गया हो और वो बड़ा धोखा खाने से बच गई हो। रानी ने होटल के नल से मुंह पर पानी के छींटे मारे और चाय का ऑर्डर देकर एक मेज पर बैठ गई। रानी को यकीन हो गया था कि वो बड़ा धोखा खाने जा रही थी, क्योंकि दौरान सफर उमर ने ना तो रानी को फोन किया और जब रानी ने फोन किया तो उसका फोन बंद था। अभी रानी इन्हीं ख्यालात पर डूबी हुई थी कि इसी दौरान अचानक उमर का फोन आ गया। अरे भाई कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? मुझे सब पता चल गया है कि तुम। अरे भाई क्या कह रही हो? कहाँ हो तुम? जहन्नुम में। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम पर यकीन किया। अरे भाई मेरी बात तो सुनो,
यार मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ ना। रानी ने धड़कते दिल के साथ उमर की बात का यकीन कर लिया। इस दौरान पाकपतन जाने वाली बस का ड्राइवर उसके पास आया तो रानी ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया, जिस पर ड्राइवर उसे अजीबोगरीब नजरों से देखता हुआ चला गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। रहीम यार खान में उमर के कहने के मुताबिक रानी वायरलेस वाले पुल पर उतर गई थी। शब्बीर ने देखा कि ड्राइवर रानी को वायरलेस वाले पुल पर उतार कर आगे बढ़ गया था। रानी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठकर उमर को फोन मिलाने लगी, मगर उमर का फोन बंद जा रहा था। उमर का फोन बंद पाकर रानी की वहशत बढ़ने लगी। उसके खदशात ठीक साबित होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलने लगा। रानी ने देखा कि एक औरत मवेशियों को हाँकती हुई अपने डेरे की तरफ जा रही थी। रानी ने इस वीराने में औरत को देखा तो उसकी तरफ मदद के लिए लपकी। आप मेरी मदद कर देंगी? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा शौहर मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है, अभी तक वापस नहीं आया है। बस अल्लाह खैर करे। तुम कहाँ से आई हो? मैं पाकपतन से आई हूँ। तो तुम अपने शौहर को फोन करो ना। मैंने फोन करा था उसे, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है उसका फोन खराब हो, इसलिए बंद हो गया। तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। आज आज मवेशी चराने वाली औरत रानी को अपने डेरे पर ले गई तो औरत का शौहर उसे मशकूक निगाहों से देखने लगा। शब्बीर ने देखा कि औरत बकरी का दूध दूह रही थी और सामने ही रानी एक चारपाई पर बैठी उमर को मुसलसल फोन मिलाए जा रही थी कि इस दौरान उस औरत का शौहर वहां आ गया। कौन है ये? ऐ गरीब मस्कीन है बेचारी, इसका शौहर कहीं चला गया। जब ही तो उसको लेके इधर आ गई है। और क्या करती, जंगल में अकेले छोड़ आती। वैसे एक बात बोलो, ए तेरे से सोनी। ओए ओए सुधर जा, हमेशा नीयत का खराब ही रहना। दबा यहाँ से, जा चला जा, घबरा जाएगी बच्ची। औरत का शौहर मुस्कुराता हुआ चला गया और औरत दूध का गिलास लेकर रानी के पास पहुंच गई। ये ले दूध पी ले, पता नहीं कब से भूखी है। लो। आप बहुत अच्छी औरत हैं। अगर आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती। ये बता, शौहर से बात हो? नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। औरत रानी को दूध का गिलास देकर चली गई तो वो एक बार फिर अपने खदशात में गुम हो गई और अब उसके खदशात में उस औरत का शौहर भी शामिल हो गया था जो रानी को जबरदस्ती किसी के हाथों फरोख्त कर रहा था। रानी इसी सूरत हाल से गुजर रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगी। हेलो। उमर ने रानी से राबता करते हुए कहा था कि उसके फोन की बैटरी खराब हो गई थी। उमर रानी से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया था। उधर जब उमर सारी रात घर से गायब रहा तो उसकी माँ तशवीश में मुब्तला हो गई। माँ ने बेटे का नंबर तलाश करना शुरू कर दिया। फिर उमर की माँ को एक पुरानी बोसीदा सी डायरी नजर आई। उमर की माँ वो डायरी लेकर महल्ले के एक लड़के के पास पहुंच गई।
भाई साथ इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे मेरे चांद जरा इसमें उमर का नंबर ढूंढियो, कल रात से गायब है, मेरा नंबर समझ में कुछ नहीं आ रहा, जरा फोन मिला दे। लड़के ने डायरी से उमर का नंबर निकाला और अपने फोन से नंबर डायल करने के बाद फोन उमर की मां को थमा दिया। फोन उमर के बजाय रानी ने उठाया था। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? मैं तो उमर की माँ बोल रही हूँ, पर तू कौन है? माँ जी, मैं उमर की होने वाली बीवी बात कर रही हूँ। हाय मेरे अल्लाह, बीवी? और उमर कहाँ है? वो हम लोग पैलेस वाले पुल पर मवेशियों की बस्ती में है। उमर ठीक तो है ना? जी माँ जी, आप फिक्र मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। उधर उमर की मां अपने बेटे को फोन कर रही थी और उधर उमर का बाप थाने पहुंचकर अपने बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रहा था। पुलिस उमर का सुराग लगाती हुई जब वायरलेस पुल की बस्ती में पहुंची, तब तक उमर और रानी कराची जाने के लिए ट्रेन में सवार हो चुके थे। हुआ ये था कि मवेशी चराने वाली नेक दिल औरत ने उमर की बेरोजगारी देखते हुए उसे कराची जाने के लिए कुछ पैसे देकर ट्रेन में सवार करा दिया था। अपने एक रिश्तेदार का पता भी दिया था ताकि वो उमर को नौकरी दिला सके। शब्बीर ने देखा कि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता कराची स्टेशन पर रुकने ही वाली थी। ट्रेन रुकी तो रानी और उमर सिमटे सिमटाए एक अजनबी शहर में ट्रेन से उतर गए। उमर ने जेब से पर्ची निकाली और मुतालिका शख्स का नंबर देखने लगा। फिर उसने नंबर जेब में रख लिया और रानी को एक स्टॉल पर ले गया। पुलिस ने रहीम यार खान पुलिस की दरखास्त पर उमर और रानी को गिरफ्तार कर लिया था। रहीम यार खान पुलिस को मवेशी चराने वाली औरत सारी तफसील बता चुकी थी, इसलिए रहीम यार खान पुलिस ने कराची पुलिस को उनके बारे में पहले से ही आगाह कर दिया था। और जब वो दोनों कराची पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार करके रहीम यार खान ले जाया गया था। उमर ने स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर रानी को दी। पैसे देने के बाद वो दोनों जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए बढ़े, एक पुलिस एहलकार ने उन्हें रोक लिया। शब्बीर ने देखा कि रानी और उमर रहीम यार खान में थानेदार के सामने बैठे थे। थानेदार के सामने उमर ने बताया था कि वो और रानी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करने वाले थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान उमर की मां भी थाने पहुंच गई थी। मां ने बेटे को गले लगाया और रानी के सर पर भी शफकत से हाथ रख दिया। रानी ने सर झुकाकर अपने होने वाली सास का शुक्रिया अदा किया और फिर थानेदार ने मुस्कुराते हुए उन्हें जाने की इजाजत दे दी। शब्बीर ने जब रानी की सास से बात की तो वो अपनी बहू की तारीफ कर रही थी। इनको खुश रखे जिंदगी कैसे सामना करा सो तो मेरे पोते को जरूर कोई नौकरी मिली उन्हें सरकारी जो है को खर्चा सब दे सके। वही लड़की जो अपने घर वालों पर बोझ थी, जिंदगी के एक बिल्कुल नए मरहले में दाखिल हो गई थी, जहां एक प्यार करने वाली सास और शौहर मौजूद था। रानी को क्या पता था कि रॉन्ग नंबर ही उसका दुरुस्त नंबर साबित होगा। लेकिन मैं अपनी खुशी राजी न रह रही हूँ। मोबाइल पे रॉन्ग नंबर पे कॉल हुई तो मैं आ गई थी। मैं अपनी शादी कर तो खुशहाल अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं पीछे नहीं जाना चाहती, मेरी जिंदगी खतरा है। शब्बीर का कहना है कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। बाज मामलात पर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है
क्योंकि कोई माने न माने इंसानी जिंदगी में तकदीर का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। बाज़ औक़ात हालात और वाक़यात इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी न होगा। शब्बीर जब रानी और उमर से मिलकर वापस आ रहा था तो उसके कानों में जलतरंग बज रहे थे और चारों समत मोहब्बत की खुशबू फैली हुई थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रहीम यार खान में एक ऐसे शख्स को देखा है जो एक लेडी कांस्टेबल के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन शक्की मिजाज होने की वजह से उसके इश्क में बहुत सारी रुकावटें खड़ी हुई। जावेद पुलिस तरबियती मरकज के बाहर मोटरसाइकिल लिए किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में लेडी कांस्टेबल नबीला गेट से बाहर आई तो जावेद मोटरसाइकिल खींचता हुआ उसके पास ले गया। आइए, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। ओह, इतनी फर्मा बरदारी। वैसे मैं वर्दी चेंज कर रही थी तो इसीलिए लेट हो गई। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू, लेकिन बदले में मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगी। अब चलें, लेट हो रहा है। ओके, तशरीफ रखिए। रहीम यार खान की रिहायशी नबीला ने पुलिस में मुलाजमत हासिल कर ली थी, लेकिन अभी वो तरबियती मराहल में थी। जावेद नबीला का मंगेतर था जो उसे घर से लाता और छुट्टी के बाद दोबारा घर छोड़ता था। नबीला और जावेद का रिश्ता ना सिर्फ मंगेतर का था बल्कि इनके दरमियान प्यार का रिश्ता भी था। एक दिन जावेद ने छुट्टी के वक्त नबीला को साथ बिठाया और फिर वो दोनों एक होटल पहुंच गए। इस दौरान नबीला ने फोन करके घर वालों को बता दिया था कि वो जावेद के साथ थी। नबीला और जावेद होटल के एक गोशे में बैठे राजो न्याज कर रहे थे कि इस दौरान एक शख्स पुलिस की वर्दी में होटल में दाखिल हुआ। क्या हाल है मामले साहब, ठीक ठाक हैं? खैरियत से? हाँ। नबीला की नजर पड़ी तो वो कुर्सी से खड़ी हो गई। क्या हुआ नबीला, तुम खड़ी क्यों हुई? वो मेरे इंस्ट्रक्टर आए हुए हैं यहाँ, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ उनसे। हाय नबीला, कैसे हो? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ सर। वो ये मेरे मंगेतर हैं जावेद। छुट्टी के बाद ये मुझे लेने आए थे। हम लोग यहाँ खाना खाने आ गए। आप भी ज्वाइन करें ना? नो थैंक्स, मैं जरा एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। सर प्लीज। नो थैंक्स। और आप सुनाएं कि आपकी ट्रेनिंग कैसी जा रही है? जी सर, बहुत अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है? गुड। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग इंतजार करें। सर थोड़ी देर तो बैठें प्लीज। थैंक यू। ओके मिस्टर जावेद, थैंक यू। नबीला का इंस्ट्रक्टर चला गया तो जावेद की निगाहों में कई सवाल मचलने लगे। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। क्या मतलब? क्या सोच रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे इंसान है वो जावेद, और मैं उनकी बेस्ट स्टूडेंट हूँ। यार हम यहाँ पर इसके अलावा किसी और मौजू पर बात कर सकते हैं? जल रहे हो ना, है ना? मैं क्यों जलूंगा? अब खाओ उसको, मंगाया है तो ठूसो। नबीला एक खुश शक्ल लड़की थी जबकि जावेद एक शक्की मिजाज इंसान साबित हुआ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जावेद को न जाने क्यों यकीन हो गया था कि नबीला का कोई और भी है जो उसे चाहता है। लेकिन इस बार जावेद ने उसे आजमाने का फैसला किया। एक दिन जावेद नबीला के घर पहुंचा तो वो किचन में थी। जावेद के आने की खबर सुनकर वो किचन से निकल आई। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और वो किसी को SMS कर रही थी। एक मिनट जावेद। हाँ बोल। किसे मैसेज करनी थी? उसी को, अपने इंस्ट्रक्टर को? ओफो, एक तो तुम्हारे दिमाग में मेरे सर छप गए। कब बदलोगे तुम? अच्छा, नाराज मत हो। अच्छा बस ना, मूड ठीक करो अपना। एक कप चाय बना दो अच्छी सी। अच्छा, अब चाय भी पिलानी पड़ेगी। लाती हूँ। नबीला जानबूझकर अपना मोबाइल जावेद के सामने वाली टेबल पर छोड़कर चली गई थी। नबीला के जाते ही जावेद ने इधर उधर देखा और फिर नबीला का मोबाइल उठाकर उसे चेक करने लगा। दूसरे ही लम्हे नबीला कहकहा मारती हुई अंदर दाखिल हुई। रहोगे ना वही शक्की के शक्की? कब बड़े होगे तुम? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसी देख रहा था। तुम्हारे साथ तो गुजारा ही बहुत मुश्किल है। अभी भी वक्त है, सोच लो। क्या बात करें नबीला, तुम छोटी छोटी सी बातों में नाराज क्यों हो जाती हो? तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जावेद ने नबीला को आजमाने के लिए एक नई सिम खरीदी थी
और फिर उससे प्यार भरे मैसेजेस करता था। अब वो सिर्फ इस इंतजार में था कि नबीला कब उसके मैसेजेस का जवाब देगी। एक दिन जावेद रात की तन्हाई में अपनी नई सिम से नबीला को एसएमएस किए जा रहा था, लेकिन नबीला की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक नबीला की तरफ से जावेद के एसएमएस का जवाब आया, जिसमें पूछा गया था कि वो कौन है। नबीला का जवाबी एसएमएस देखकर जावेद का रंग उड़ गया और उसे यकीन हो गया कि नबीला आसानी से किसी भी शख्स के जाल में फंस सकती है। जावेद ने एसएमएस के जरिए अपना जाली नाम बताया और दावा किया कि वो नबीला से मोहब्बत करता है। इस एसएमएस का जवाब आने में काफी देर लगी। जावेद मोबाइल तकिए के नीचे रखकर लेट चुका था कि अचानक एसएमएस की टोन बजी तो उसने लपक कर मोबाइल उठा लिया और एसएमएस पढ़ने लगा। नबीला की तरफ से ये काफी हौसला अफजा एसएमएस था, जिसमें नबीला ने बताया था कि वो मंगनीशुदा है, लेकिन उसका मंगेतर शक्की इंसान है। नबीला का ये एसएमएस पढ़ते ही जावेद बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो हसद और नफरत की आग में जल रहा था। वो पागलों की तरह कमरे में टहलने लगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये नंबर तुम्हारा है ना? हाँ मेरा ही है। क्यों? क्यों? कुछ ना। तुम मेरे साथ वफा के नाम पर बेवफाई का खेल खेलती रही। नबीला का ये एसएमएस पढ़ते ही जावेद बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो हसद और नफरत की आग में जल रहा था। वो पागलों की तरह कमरे में टहलने लगा। जावेद को पूरी तरह यकीन हो गया था कि नबीला उसके साथ बेवफाई कर रही है। उसका दिल चाह रहा था कि वो मंगनी तोड़ दे और अपना रास्ता अलग कर ले, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। हैरतनाक तौर पर जावेद ने अपना रवैया बिल्कुल तब्दील कर लिया था और अब वो नबीला से पहले से बढ़कर प्यार जताने लगा। नबीला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वाह सूट, थैंक यू जावेद, लेकिन इतना महंगा सूट लाने की क्या जरूरत थी? नबीला तुम मेरी जान हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम सॉरी जावेद, मैं तुम्हें खामखा एक शक्की इंसान समझ रही थी। कोई बात नहीं, मोहब्बत में सब कुछ चलता है। आई लव यू सो मच। और हाँ, कल जब तुम आओ ना तो यही सूट पहन कर आना, याद से। बज़ाहिर तो जावेद का रवैया तब्दील हो चुका था, लेकिन नबीला उसके दिल से मुकम्मल तौर पर उतर चुकी थी, क्योंकि नामालूम मैसेजेस के जरिए यह बात मालूम हो चुकी थी कि नबीला एक वफादार लड़की नहीं है। जावेद शदीद सदमे के आलम में था, लेकिन उसने सोचा कि इश्क का आज़ार सहना उसके बस की बात नहीं। और जावेद के जहन में नबीला का जो तस्वुर था वो अब महबूबा या मंगेतर से तब्दील होकर एक खूबसूरत दोशीज़ा के तस्वुर में तब्दील हो गया था, जो कि अब उसके कब्जे में थी। एक दिन जावेद हस्बे मामूल नबीला को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जा रहा था कि एक जगह पेट्रोल खत्म होने की वजह से उसे मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फिर वो दोनों पैदल पेट्रोल पंप की तरफ रवाना हो गए। वो दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। नबीला, तुम्हें मेरे सर की कसम है, मुझसे झूठ मत बोलना। मुझे ये बताओ कि मजीद से तुम्हारा चक्कर तो नहीं है? मजीद? कौन मजीद? वही मजीद जिसे तुमने एसएमएस पे ये कहा था कि तुम अपने मंगेतर को पसंद नहीं करती। पागल हो गए हो क्या? मैं किसी मजीद को नहीं जानती। अच्छा, झगड़ा क्यों करती? नाराज मत हो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अभी यहाँ पर थोड़ी दूर आगे पेट्रोल मिल जाएगा, फिर बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। अरे नबीला, तमाशा क्यों बना रही हो? रुको एक मिनट, बात करते हैं ना। उस दिन जावेद नबीला को अपने एक दोस्त के घर ले गया। घर खाली था। जावेद ने नबीला से हाथ जोड़कर माफी मांगी। नबीला मज़ाहिमत करती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में पिघल गई।
जावेद ने नबीला को मोटरसाइकिल पर बिठाया और रास्ता तय करने लगा। एक सुनसान मकाम पर पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल रोक दी। क्या हुआ? हम यहाँ क्यों रुके? कुछ नहीं, तुम्हें एक चीज दिखानी है। क्या? ये देखो, ये नंबर तुम्हारा है ना? हाँ। और ये मैसेज, ये भी तुम्हारा है ना? हाँ मेरा ही है। क्यों? क्यों? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ वफा के नाम पर बेवफाई का खेल खेलती रही। हाँ, क्योंकि तुम थे ही इसी काबिल। शक्की इंसान। मैं जा रही हूँ, जो कर सकते हो कर लो। नबीला जैसे ही आगे बढ़ी, बताता हूँ तुझे। जावेद ने मोटरसाइकिल में छुपाई हुई रॉड निकाली और नबीला पर हमला कर दिया। नबीला जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी, लेकिन थोड़ी देर में जख्मी होकर गिर पड़ी। जावेद ने झुककर देखा तो नबीला मर चुकी थी। जावेद नबीला की लाश सन्नाटे में छोड़कर फरार हो गया। नौजवान लेडी कांस्टेबल का कत्ल पुलिस के लिए एक मुहिम्मा बन चुका था, लेकिन पुलिस एक दिन जावेद के घर पहुंच गई, उसे गिरफ्तार किया और फिर मुकदमा दर्ज कर लिया। शब्बीर ने वफा, बेवफाई, एतबार और बेएतबारी के इस खेल में एक जान के ज़िया पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि नबीला के कातिल को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।